हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटेंसी क्लास 12th का जो क्वेश्चन बैंक है, जो हिंदी मीडियम में अपलोड की गई है बोर्ड के द्वारा। उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन मैंने कर दिया है, तो इसका पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा एक बार कंप्लीट होने पर। अभी मैंने 4 यूनिट्स जो है वो ट्रांसलेट करी है। फर्स्ट यूनिट है जिसमें हम देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अलाभकारी संस्थाओं के लेखा। ठीक है, एमसीक्यू इसमें है और एमसीक्यू एक इसमें से आएगा। जैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या बनाती है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश बुक की समरी इसको माना जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शंस ऑफ, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस तरह के ट्रांजेक्शंस होते हैं, रेवेन्यू नेचर के, कैपिटल नेचर के, बोथ ए एंड बी दोनों के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में दोनों ही होते हैं, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में केवल रेवेन्यू नेचर के होते हैं। बैलेंस एंड रिसिप्ट्स, बैलेंस ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज ऑलवेज, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का बैलेंस हमेशा जो है वो क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, या क्रेडिट बैलेंस होता है, या सरप्लस या डिफिशिएट क्या कहते हैं अपन, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में स्टूडेंट्स जो है हम सारे रिसिप्ट जो है वो रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड और पेमेंट्स को करते हैं क्रेडिट साइड, तो हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। 4 में से एक एमसीक्यू पक्का, फिल इन द ब्लैंक्स एक पक्का आएगा और 4 है केवल। ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कीप देयर रिकॉर्ड्स ऑफ अकाउंट बाय कैश मेथड, ठीक है, एक्रूअल अकाउंटिंग नहीं होती है इसमें। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन इज टू रेंडर सर्विसेज, रेंडर सर्विस रेंडर करना होती है। एक्सेस ऑफ असेट्स और लाइबिलिटीज शोज, ठीक है, एक्सेस जो होता है असेट्स पर, लाइबिलिटी मतलब असेट का एक्सेस होना लाइबिलिटीज़ के ऊपर, तो वो कैपिटल कहलाता है। ठीक है, लाइबिलिटी से जितनी ज़्यादा असेट्स होगी, ठीक है, उतना जो डिफरेंस होगा उसको कैपिटल कहते हैं। ओनली आइटम्स आर रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल कैपिटल नेचर रेवेन्यू नेचर के जो आइटम्स है वो रिकॉर्ड करते हैं। ट्रू फॉल्स दे रखे हैं स्टूडेंट्स, सभी के आंसर नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा फिर। ओनली कैपिटल नेचर आइटम्स आर रिकॉर्डेड इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो इसमें दोनों होते हैं। नो एडजस्टमेंट आर मेड इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कोई एडजस्टमेंट नहीं होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट, ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है। प्रोफेशनल पीपल मेंटेन देयर अकाउंट्स अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू केस सिस्टम, जो प्रोफेशनल्स होते हैं जैसे सीए वगैरह, डॉक्टर वगैरह, केस सिस्टम से अपना बिल्कुल रखते हैं क्योंकि इनका डेली का कैश का आना जाना रहता है। सब्सक्रिप्शन एंड डोनेशन आर द मेन इनकम फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ये सत्य है या असत्य है, मतलब ट्रू है फॉल्स देखना है। उसके बाद 2 मार्क्स का क्वेश्चन एक आता है, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेफिनेशन लिखना है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन लिखना है। उसके बाद सोर्स लिखना है इनकम और एक्सपेंडिचर के नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस के। ठीक है, तो इसमें दो सोर्स लिखने को आएंगे, 2 सोर्स इनकम के, 2 सोर्स एक्सपेंडिचर के। व्हाट इज स्पेसिफिक डोनेशन की परिभाषा है, ठीक है, ओपनिंग कैपिटल किस तरह से कैलकुलेट करते हैं ये है। व्हाट इज एंट्री फीस क्या है, इसकी डेफिनेशन है। व्हाट इज सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन क्या है, डेफिनेशन है। तो नीचे वाला 2 क्वेश्चन किसी काम के नहीं है, बाकी सब इंपॉर्टेंट है। दूसरा है इकोनॉमिक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज नॉट द मिरर ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन। आर्थिक स्थिति को दिखाने के लिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पर्याप्त नहीं होता है, एक्सप्लेन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स कीप बाई नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रखी जाने वाली जो किताबें हैं, कौन कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट वो रखते हैं, ये आपको लिखना है। उसके बाद डिफरेंसेस लिखना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है तीनों ही क्वेश्चन। उसके बाद मेन सोर्सेस लिखना है इनकम के, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के, और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो है उसमें एक्सपेंडिचर के सोर्सेस को आपको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, मिनिमम 5 सोर्सेज को आप डिस्क्राइब करके बताना है पॉइंट टू पॉइंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो इज अ समरी ऑफ केस बुक, एक्सप्लेन, केस बुक की समरी है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2017 प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको बनाना है। क्वेश्चन में डिटेल दे रखी है, सब्सक्रिप्शन जो आए थे 1100 रुपये के हैं, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट 380 रुपये का है, इनकम फ्रॉम लेक्चर से 2320 रुपये आए थे, रेंट आपने दिया 210 रुपये का, रिटेल के एक्सपेंसेस 100 रुपये हुए, एडवर्टाइजमेंट के 210 और प्रिंटिंग के 125। समिति के पास 10 डिबेंचर्स है और 4% वाले हैं वो, इन पर 4% इंटरेस्ट है और 100,000 ईच का है ये। ठीक है, तो 10,000 हो जाते हैं इस तरह से। और 31 मार्च 2017 को 80 रुपीज़ जो थे वो रेंट के और 95 जो है प्रिंटिंग के आउटस्टैंडिंग है, इनका एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, और आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है।
उसके बाद क्वेश्चन है कि इन्फॉर्मेशन दे रखी है, उसी के बेसिस पर आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना है। ओपनिंग केस बैलेंस है ₹880, सब्सक्रिप्शन है 7520, डोनेशन है जो रिसीव हुआ है 1600 का है, एंट्रेंस फीस 860 की है, रेंट जो रिसीव हुआ है 1050 का है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 680 का है, टैक्स जो है ₹100 का है, सैलरी 4300, ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी को, ये ऑनरेरियम मतलब कि उसका मेहनताना है जो कि 500 है, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट 590 है, स्टेशनरी पर एक्सपेंसेस आपने किए ₹70 के, पीडी एक्सपेंसेस जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस हुए 180 के हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो ₹60 की है, ये लेना है आपको, ठीक है। उसके बाद यानी कि टोटल क्वेश्चन 8 है और उसमें से 5 मार्क्स का एक आएगा। उसके बाद अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, इसमें एमसीक्यू है, एमसीक्यू एक आएगा, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन इन अ सेंस ऑफ, तो इन एब्सेंस ऑफ, एक्चुअली थोड़ा मिस हो गया, करेक्ट कर लीजिएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इज गिवन, कितने % दिया जाता है? पार्टनरशिप डीड अगर नहीं होती है तो पार्टनर को लोन पर कितना इंटरेस्ट दिया जाता है? 6% एनुअली दिया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड इज कंपलसरी है, ऑप्शनल है, या पार्टली कंपलसरी है, या अननेसेसरी है। पार्टनरशिप डीड इज़ रेगुलेटेड बाय द एक्ट, कौन से एक्ट से पार्टनरशिप डीड चलती है? ये एक्ट के नाम दे रखे हैं 4। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द प्रॉफिट इज शेयर्ड, प्रॉफिट जो शेयर होता है पार्टनर्स के बीच में वो पार्टनरशिप डीड ना होने पर कितना होता है? तो इक्वली होता है, ठीक है। उसके बाद मेज द कॉलम है, ठीक है। रिटर्न एग्रीमेंट क्या होता है? करेंट अकाउंट क्या होता है? इंटरनल लाइबिलिटीज़ ओनली, नेचुरल ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद आंसर इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस, व्हाट इज़ कैपिटल अकाउंट कॉल्ड ऑफ विच द क्लोजिंग बैलेंस चेंज एवरी ईयर, वो कैपिटल अकाउंट जिसका कि क्लोजिंग बैलेंस हर साल बदल जाता है उसको क्या कहते हैं? व्हाट इज़ द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस से कम और ज़्यादा कितने मेंबर्स होना चाहिए या हो सकते हैं? व्हेन डज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड बाय द फर्म टू पार्टनर्स, कब पार्टनर्स को कैपिटल पर इंटरेस्ट फर्म देती है? द पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विथ वन अनदर आर कलेक्टिवली कॉल्ड, जो पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में एक दूसरे से साथ एक एग्री हो जाते हैं उन लोगों को क्या कहते हैं? विच अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट एमंग द पार्टनर्स, कौन सा अकाउंट जो है वो बनाया जाता है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पार्टनर्स में? 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन 3 मार्क का आएगा और एक 4 मार्क्स का आएगा। डिफरेंस लिखना है फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है पार्टनरशिप के, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही क्वेश्चन। उसके बाद जो है मेन पॉइंट्स लिखना है पार्टनरशिप डीड के, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद राइट्स लिखना है पार्टनर के, 3 नंबर में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट द रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ABC 3 पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयर करते हैं 5:3:2 के रेशो में। हालांकि ए ने पर्सनली सी को गारंटी दी है, ये गारंटी वाला क्वेश्चन है, ठीक है, कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% वो काटने के बाद उसका प्रॉफिट जो है वो किसी भी साल 22,500 से कम नहीं रहेगा। तो जो कैपिटल है पार्टनर्स की वो क्या है? 1,20,000 ए की है, 75,000 जो है बी का है और 60,000 सी की कैपिटल है। प्रॉफिट जो है साल का वो कितना हुआ? 1,19,250 है और इंटरेस्ट इस पर चार्ज नहीं हुआ है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बनाना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, 4 नंबर में पक्का। मोहन सोहन जो इक्वल पार्टनर्स है यानी कि इक्वली शेयर करते हैं 1:1 के रेशो में, उनका कैपिटल जो है ₹40,000 और 80,000 है रेस्पेक्टिवली। ये पाया गया कि जब अकाउंट्स इनने क्लोज कर दिए थे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर जो कि 5% पर एनम देना था वो इन्होंने कैलकुलेशन नहीं किया। तो आपको ये कैलकुलेट करना है और इसको एडजस्ट करना है नेक्स्ट ईयर बिना किसी मॉडिफिकेशन के, जनरल एंट्रीज उसके लिए करना है। उसके बाद 8th क्वेश्चन है, A B दोनों पार्टनर्स है फर्म में जिनकी कैपिटल 1 जनवरी 2017 को 25,000 और 20,000 थी। उन्होंने डिसाइड किया कि कैपिटल पर 8% पर एनम इंटरेस्ट रहेगा और जो ड्राइंग्स करेंगे उसके ऊपर 12% पर एनम रहेगा इंटरेस्ट। ए ने 10,000 जो है फर्म को लोन दिया 1 जुलाई 2017 को। बी जो है उसको सैलरी मिलती है एनुअली 5,000। इंटरेस्ट जो चार्ज किया उन्होंने उनकी ड्राइंग पर, वो इंटरेस्ट कितना हुआ? ए का 600, बी का 500। और जो प्रॉफिट है साल के ख़त्म होने पर 31 दिसंबर 2017 को जो एबो एडजस्टमेंट है उनको करने से पहले 25,000 रुपये था। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। 9th वाला क्वेश्चन है, ए और बी प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं 3:2 के रेशो में। उनकी कैपिटल 50,000 30,000 है। इंटरेस्ट जो है कैपिटल पर वो 6% पर एनम है। और बी जो है उसको 2,500 सैलरी जो है सालाना मिलना है। और ईयर 2015 में जो प्रॉफिट था टोटल वो था 12,500 इंटरेस्ट को चार्ज करने से पहले, परंतु
जो सैलरी है बी को वो देने के बाद, यानी कि सैलरी ऑलरेडी दे चुके हैं इसमें से, ठीक है। उसके बाद 12,500 बचा है और अब केवल इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है। 5% कमीशन जो है वो भी मैनेजर को देना है, और ये कब देना है? सैलरी का पेमेंट करने के बाद, सैलरी एंड इंटरेस्ट का पेमेंट करने के बाद देना है, परंतु उसका कमीशन काटने से पहले। तो इसका एक स्पेसिफिक फार्मूला है, वो आपको यूज़ करना है और फिर निकलेगा। आपको प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये भी दिखाना है कि किस तरह से प्रॉफिट आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है। यूनिट 3 जिसमें 3 लेशंस हैं, ठीक है। आपका रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, जिसमें कि न्यू पार्टनर्स का एडमिशन भी है तो वो हट चुका है, रिटायरमेंट और डेथ है, ये तीनों लेशन में से 2 लेशन बचे हैं। MCQ है एक, जो रीज़न है एग्जिस्टिंग प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशो में वो चेंज किस वजह से होता है, उसका कारण बताना है। व्हाट वुड बी द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ़ पेएबल अमाउंट इज़ नॉट पेड टू डेट पार्टनर्स लीगल एग्जीक्यूटर। मर जाने वाले पार्टनर का जो एग्जीक्यूटर रहता है लीगल, उसको पेमेंट करना रहता है, अगर वो सही टाइम पे नहीं हुआ तो क्या इंटरेस्ट रेट जो है उसके ऊपर लगेगा, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको चूज़ करना है। ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रिजर्व्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द पार्टनर्स। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है तो रिजर्व जो है वो किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज़ नेसेसरी। गुडविल का वैल्यूएशन जो है वो ज़रूरी होता है, कब ज़रूरी होता है, किस समय ज़रूरी होता है, वो आपको बताना है। ऑन सब्सट्रैक्शन ओल्ड रेशो फ्रॉम न्यू रेशो, जब ओल्ड रेशो को नए रेशो में से घटाते हैं तो हमें क्या मिल जाता है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है। द गेनिंग पार्टनर टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। नेक्स्ट है ऑफ ए पार्टनरशिप इज़ अ चेंज इन रिलेशनशिप एमंग पार्टनर्स, ठीक है। पार्टनर्स के बीच में क्या चेंज होता है। गुडविल इज़ एन असेट, किस तरह की असेट है, इंटेंजिबल है। इज़ नॉट प्रोवाइडेड ऑन गुडविल, तो गुडविल पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। द रेशो ऑफ प्रॉफिट टू बैलेंस इज़ इन प्रोपोर्शन टू पार्टनरशिप, जो रेशो होता है प्रॉफिट का, जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसका, वो पार्टनर्स के बीच में क्या होता है। ट्रू फॉल्स है। गुडविल इज़ वैल्यूएटेड ऑन द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, जब सारे पार्टनर्स तैयार हो जाते हैं तभी गुडविल का वैल्यूएशन होता है, ये सही है क्या। उसके बाद सुपर प्रॉफिट जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा होता है। उसके बाद जॉइंट इंश्योरेंस पॉलिसी जो है उसके कोई सरेंडर वैल्यू नहीं होती है, बहुत फेमस है ये। रिटायरिंग पार्टनर हैज़ नो राइट्स ओवर द अमाउंट ऑफ गुडविल, जो पार्टनर रिटायर हो गया गुडविल पर उसका कोई अधिकार नहीं रह जाता है। पेमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर कैन बी मेड इन इंस्टॉलमेंट, जो पेमेंट है रिटायरिंग पार्टनर को करने का वो इंस्टॉलमेंट में किया जा सकता है, तो बिल्कुल किया जा सकता है। मेज द कॉलम है, देख लीजिए ठीक से आप क्या है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो कि आपको लास्ट में दिया होगा, ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो क्या है, बैलेंस शीट बनाने के लिए होता है। इसके बाद वन वर्ड या वन सेंटेंस में आंसर है। व्हाट इज़ द बेस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल का वैल्यूएशन करने का आधार क्या है। व्हाट इज़ नॉर्मल प्रॉफिट क्या है। इज़ इट नेसेसरी टू असेस द वैल्यू ऑफ गुडविल एट द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज होता है तो तब क्या गुडविल की वैल्यूएशन करना ज़रूरी होता है। विच अकाउंट इज़ ओपनड व्हेन पेमेंट इज़ गिवन टू ए पार्टनर बाय एन्युटी मेथड, जो एन्युटी मेथड है उससे जो अगर आप पार्टनर को पेमेंट कर रहे हैं तो कौन सा अकाउंट आप ओपन करेंगे, तो एन्युटी सस्पेंस अकाउंट ओपन करते हैं। राइट। रीज़न ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर फ्रॉम द फर्म। ओके, तो रीज़न लिखना है, वन रीज़न लिखना है किसका, पार्टनर्स के रिटायर होने का एक कारण आपको लिखना है। उसके बाद 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 30 वर्ड में आपको आंसर लिखना है। व्हाट इज़ सेक्रीफाइसिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है। व्हाट इज़ गेनिंग रेशो, गेनिंग रेशो क्या है। व्हाट इज़ रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये छोटी छोटी डेफिनेशन से है, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ मीन्ड बाय गुडविल क्या है। व्हाट इज़ सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट क्या है, यानी कि जो नॉर्मल से ज़्यादा होता है वो सुपर प्रॉफिट होता है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन एक आएगा, 5 मार्क्स का एक आएगा, 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रहेंगे, 5 का एक रहेगा इस लेशन में से। राइट। द रीजंस ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के रिकंस्टिट्यूशन के रीजन से लिखना है। राइट द रीजंस ऑफ अराइजिंग गुडविल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुडविल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट द काइंड्स ऑफ गुडविल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ द अमाउंट पेएबल टू रिटायरिंग पार्टनर और डेट पार्टनर्स एग्जीक्यूटर इज कैलकुलेटेड, किस तरह से रिटायरिंग पार्टनर या डेथ जिस पार्टनर की हो जाती है उसके एग्जीक्यूटर को पेमेंट का कैलकुलेशन किया जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंदी है तो ये आने के चांसेस कम है, लेकिन 5 मार्क्स में बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द वेरियस मेथड ऑफ पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करने की मेथड्स क्या क्या होती है, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल है, द कैपिटल ऑफ ए फर्म इज, कैपिटल जो है वो 8 लाख है, एवरेज प्रॉफिट जो है फर्म का वो 90,000 है, और नॉर्मल रेट जो है रिटर्न का इस तरह के बिजनेस में वो 7.5% आता है। आपको गुडविल की वैल्यू निकालना है, यदि गुडविल का वैल्यूएशन जो है वो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से होता है तो।
एट द क्वेश्चन है XYZ जो है पार्टनर्स हैं तीनों, प्रॉफिट और लॉसेस जो है 4:3:1 के रेशो में शेयर करते हैं। अब पार्टनर्स एग्री हो गए हैं कि फ्यूचर में वो पार्टनर्स अपना रेशो जो रखेंगे प्रॉफिट शेयरिंग वो क्या रखेंगे 5:4:3 का रखेंगे। आपको गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग दोनों रेशो का कैलकुलेट करना है। 3 नंबर का है, बिल्कुल आसान। ए बी एंड सी तीनों पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं वो 3:3:2 के रेशो में। 1 जनवरी 2017 को जो पार्टनर्स हैं उन्होंने ये एग्री हुआ, उनके बीच एग्रीमेंट हुआ कि फ्यूचर का जो प्रॉफिट है वो अब इक्वली 1:1:1 के रेशो में करेंगे। आपको गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करना है। दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो पक्का आपका आ गया यूँ मान के चलिए। कैपिटल जो है फर्म की वो है 40,000 रुपीज़। ऐसा माना गया है कि इस तरह के बिजनेस में जो एनुअल प्रॉफिट होता है वो 10% का रहता है, ठीक है। जो एवरेज प्रॉफिट है फर्म का पिछले 5 सालों का वो है 8,000 रुपीज़। आपको गुडविल का कैलकुलेशन करना है 3 इयर्स के परचेस के बेस पर और 5 ईयर के एवरेज प्रॉफिट के बेस पर। उसके बाद 11th वाला क्वेश्चन है, इसमें भी गुडविल का कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है इस तरह के क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर आता है गुडविल कैलकुलेशन का तो यही आएगा। गुडविल का जो वैल्यूएशन है वो 3 साल के परचेस ईयर 3 इयर्स ऑफ परचेस के बेस पर करना है। एवरेज प्रॉफिट जो है 5 इयर्स का उसके आधार पर करना है, और 5 इयर्स का नीचे दे रखा है आपको डाटा। फर्स्ट ईयर में 2,000 का प्रॉफिट, सेकंड ईयर में 1.5 मतलब 1,500 का प्रॉफिट, थर्ड ईयर में 300 का लॉस हुआ है। स्टूडेंट्स याद रखना है लॉस लिखा है। फोर्थ ईयर में 3,000 का प्रॉफिट, फिफ्थ ईयर में 3,800 का प्रॉफिट हुआ है। आपको गुडविल कैलकुलेट करना है तो 4 सालों का तो जोड़ देंगे और 300 घटा देंगे, ठीक है, और 5 से डिवाइड कर देंगे, ये एवरेज हो गया। उसके बाद एक फर्म जिसने 20,000 का प्रॉफिट अर्न किया एक साल, फिर 6,000 का, फिर 12,000 का, फिर 8,000 का, ये 4 सालों का प्रॉफिट है। फर्म की जो कैपिटल है वो 50,000 है। एक फेयर रिटर्न जो होता है इसके ऊपर एक्सपेक्टेड वो 15% होता है। आपको गुडविल का कैलकुलेशन करना है 3 इयर्स ऑफ परचेस से हिसाब से एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड से। फोर्थ यूनिट है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसमें MCQ एक आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, पर्सनल नॉमिनल, ये आपको देखना है। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म असेट्स एंड लाइबिलिटीज आर ट्रांसफर्ड टू, कौन से अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है, तो डिसोल्यूशन पर तो ये रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है, रिवैल्यूएशन में नहीं होती, ये वो रिकंस्टिट्यूशन के टाइम पर होती है, किसके, फर्म के। मतलब पार्टनरशिप के कंस्टिट्यूशन या पार्टनरशिप के रिकंस्टिट्यूशन पे किस में ट्रांसफ़र होगी, रिवैल्यूएशन में होगी। लेकिन जब आप रियलाइजेशन करोगे तो वो कब करोगे, पार्टनरशिप फर्म का जब डिसोल्यूशन होगा तब। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर, थर्ड वाला देखते हैं। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज ट्रांसफर्ड टू, कहाँ पर ट्रांसफर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अगर रहता है तो वो लिखना है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म द बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट इज ट्रांसफर टू, बैंक का ओवरड्राफ्ट कहाँ पर ट्रांसफर किया जाता है। फिल इन द ब्लैंक से एक आएगा द असेट्स ऑफ द फर्म आर ट्रांसफर्ड इन रियलाइजेशन अकाउंट एट देयर वैल्यू, बुक वैल्यू की मार्केट वैल्यू, मतलब सेल वैल्यू किस पे ट्रांसफर किया जाता है। आफ्टर डिसोल्यूशन द पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स कैन ट्रांजेक्ट देयर ओवन, अपना ओवन क्या कर सकते हैं वो, ठीक है, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होने के बाद। डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म लीड्स टू द डिसोल्यूशन ऑफ, फर्म का डिसोल्यूशन किसको लीड करता है, यानी कि उसके बाद क्या होता है। इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स कार्ड, मतलब कि सभी पार्टनर जब दिवालिया हो जाते हैं, इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, तो किस तरह का डिसोल्यूशन माना जाता है, ठीक है। अब उसके बाद 1 वर्ड या 1 सेंटेंस में आंसर है 2 आ सकते हैं। व्हेन रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, रियलाइजेशन अकाउंट कब बनाया जाता है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ड्यू टू इफेक्ट ऑफ टाइम इज कॉल्ड, यानी कि टाइम की वजह से, टाइम पूरा होने पर डिसोल्यूशन होता है तो क्या कहते हैं उसे, किस तरह का डिसोल्यूशन कहते हैं। इन विच साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज आर रिकॉर्डेड, यानी कि जो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज है वो रियलाइजेशन अकाउंट में किस तरफ लिखी जाती है। इन विच साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड, रियलाइजेशन करने पर जो एक्सपेंसेस होते हैं वो रियलाइजेशन अकाउंट में किस साइड लिखे जाते हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 75 वर्ड्स का, 2 क्वेश्चन ही आएंगे, ध्यान से देख लीजिए, बहुत कम क्वेश्चन है। इन विच सर्क्यूमस्टेंसेस कैन द कोर्ट डिसॉल्व द फर्म, किस स्थितियों में, परिस्थितियों में कोर्ट जो है वो फर्म को डिसॉल्व कर सकता है। राइट द सर्क्यूमस्टेंसेस ऑफ कंपलसरी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, किन स्थितियों में कंपलसरी डिसोल्यूशन फर्म का होता है वो लिखना है। राइट द डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, 3 नंबर में ये क्वेश्चन पक्का। राइट द डिफरेंस बिटवीन रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड रियलाइजेशन अकाउंट, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आएगा।
हाउ टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट बनाते कैसे हैं, तो सबसे पहले आपको वो मेथड लिखना है कि सबसे पहले लाइबिलिटीज़ को उनकी बुक वैल्यू पर किधर लिखेंगे, फिर असेट्स को उनकी बुक वैल्यू पर किधर लिखेंगे, फिर रियलाइज्ड वैल्यू पर असेट को किधर लिखेंगे, और फिर रियलाइज्ड वैल्यू पर असेट को किधर लिखेंगे, और फिर लाइबिलिटीज़ को किधर लिखेंगे, फिर डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, ठीक है, फिर रियलाइजेशन अकाउंट कहाँ आएगा, मतलब रियलाइजेशन पर एक्सपेंसेस किस साइड आएगा, ये सब लिखना है बस इसमें, और हो गया आपका आंसर। राइट द रीजंस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म के रीजंस लिखना है, तो पहले जो क्वेश्चन आए थे कंपलसरी वाला और कोर्ट वाला, उन सबको मिलाकर और इसमें लिख देना है आपको। अब ए एंड बी जो है पार्टनर्स थे, ठीक है, प्रॉफिट और लॉसेस जो शेयर करते हैं 3:1 के रेशियो में करते हैं। 31 मार्च 2018 को उनका बैलेंस शीट जो है वो क्या है। क्रेडिटर्स है उनके पास 45,000 के, डेटर्स है 20,000 के, ए का लोन है 20,000 का, सन्ड्री असेट्स है 70,000 की, कैपिटल जो है कैपिटल अकाउंट्स का जो टोटल है वो ए का 10,000, बी का 15,000, ठीक है। अब ये सब चीज़ें हो गई। ये डिसाइड किया गया कि एबो डेट को, ठीक है, एबो डेट को मतलब जो साल का क्लोजिंग डेट है ऑन 31 मार्च 2018 को, वो फर्म को डिसॉल्व करेंगे, और उस समय 15,000 रुपये के डेप्टर्स, यानी कि जो डेटर्स हैं वो क्या हो गए, 15,000 के कैलकुलेशन हुआ, और 60,000 के ये हो गए, ठीक है। सन्ड्री असेट्स जो है वो उनका रियलाइजेशन 60,000 पर हुआ। आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना बहुत छोटा सा है, 3 नंबर में आने के लायक है, और एक रियलाइजेशन अकाउंट पक्का आएगा न्यूमेरिकल में। काला गोरा एंड भूरा 3 पार्टनर्स हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस जो शेयर करते हैं वो 2:1 के रेशो में करते हैं। 1 जनवरी 2017 को उनकी बैलेंस शीट दे रखी है, ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है, तो आने के चांसेस कम है, ठीक है। सारी चीज़ दे रखी है वो की वही, और नीचे उनका वैल्यू भी दे रखा है। जो फर्म है वो डिसॉल्व हो गई ऊपर वाली डेट को, यानी कि दिसंबर को, ठीक है। अब डाटा जो है डेटर्स जो है वो उनका वैल्यूएशन किस तरह से हुआ है, तो डेटर्स जो है 7,000 पर, स्टॉक 5,000 पर, फर्नीचर 1,000 पर, बिल्डिंग 25,000 पर, क्रेडिटर्स जो है वो सेटल हुए 11,000 में, और ये माना गया कि जो लाइबिलिटी है 3,000 डैमेज वगैरह होने की वजह से वो भी पे करना है आपको, यानी कि एक तरह से लॉस हो गया, वो एक लाइबिलिटी साइड लिखा जाएगा। और एक्सपेंसेस जो है डिसोल्यूशन के वो 1,000 रुपये के थे, इसके बेस पर आपको बनाना है अब रियलाइजेशन अकाउंट। 9th वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए और बी जो है वो पार्टनर से है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं 3:2 के रेशो में। 31 मार्च 2017 को उनकी बैलेंस शीट दे रखी है, ठीक है। इस बैलेंस शीट के बेस पर आपको रियलाइजेशन अकाउंट ही बनाना है, और डिटेल्स नीचे दे रखी है कि डेटर्स जो है वो 5% डिस्काउंट उनको दिया गया, ठीक है। उसके बाद स्टॉक जो है वो 7,000 पर रियलाइज हुआ, फुल अमाउंट जो है वो रिसीव हुआ, क्रेडिटर्स से पूरा पैसा आ गया है। फिक्स असेट जो है वो 42,000 की हो गई, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो है वो 1,500 के हो गए, ठीक है। इस तरह से आपको इसका रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है स्टूडेंट्स। तो देख लीजिए मैंने 4 यूनिट जो है वो ट्रांसलेट कर दी है, और 5th यूनिट मैंने जैसे हेडिंग डाल रखी है डेबेंचर्स और शेयर होल्डर की, शेयर अकाउंट्स की, पर स्टूडेंट्स अभी मैं इसको नहीं कर पाया हूँ, बट जल्दी ही आपको अपलोड कर दूंगा मैं। और जैसे ही अगले वीडियो में मैं पूरा अकाउंट का ट्रांसलेट कर दूंगा, उसके बाद इकोनॉमिक्स का कर दूंगा, उसके बाद जो है हम अगले 2 से 3 दिन में फटाफट इंग्लिश का एक बार रिविज़न करेंगे, और इतना फास्ट और इतना जल्दी और इतना इंपॉर्टेंट तरीके से कि एक बार में ही आपकी पूरी इंग्लिश जो है वो 60 आउट ऑफ 60 आप ला सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आज की इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।